उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम है जो जो हमेशा ही सुर्खियों में रहता है, आजम खान। पर सवाल ये है कि एक नेता जो दशकों तक रामपुर का कह सकते हैं बेताज बादशाह माना जाता था, वो अचानक 80 से ज्यादा मुकदमों के जाल में फंस कैसे गया। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम इस उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। ये मामले आखिर हैं क्या, उन्हें जेल क्यों हुई और आज उनकी कानूनी स्थिति क्या है। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जब सियासत और कानून एक दूसरे से मिलते हैं तो सच ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा हमारे स्रोतों में भी जिक्र है, इस कहानी के दो सिरे हैं, बिल्कुल अलग। एक तरफ समाजवादी पार्टी और उनके समर्थक हैं, जो इससे साफ साफ राजनीतिक बदला कहते हैं कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है सरकार और उनके विरोधी। उनका कहना है कि ये बदला नहीं बल्कि कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन दोनों दावों से थोड़ा हटकर मामलों की हकीकत को समझें। सही बात है। तो शुरू करने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि आजम खान आखिर हैं कौन, मतलब उनका कद क्या है। वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। बहुत वरिष्ठ जी नेता। हाँ, रामपुर से 10 बार विधायक, सांसद भी रहे और यूपी सरकार में एक बहुत ही पावरफुल मंत्री भी। लेकिन 2017 में सत्ता बदलने के बाद, हाँ, 2017 के बाद उनकी कानूनी परेशानियां बहुत तेजी से बढ़ी। तेजी से मतलब एक के बाद एक दो नहीं, 10-20 नहीं, 80 से ज्यादा केस। ये नंबर ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इसमें सिर्फ वो अकेले नहीं है, उनका पूरा परिवार। उनकी पत्नी तजीन फातिमा, जो खुद विधायक थीं, और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, वो भी जांच के घेरे में आ गए। तो ये एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक पूरे परिवार का मामला बन गया। 80 से ज्यादा केस, ये तो एक भूल भुलैया जैसा है। कहाँ से शुरू करें? इन सब में से वो कौन सा एक केस था जो कह सकते हैं ट्रिगर पॉइंट बना, जिसने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया? देखिए, ये इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। उन पर जमीन हड़पने से लेकर भैंस चोरी और किताब चोरी तक के आरोप लगे। भड़काऊ भाषण के तो दर्जनों मामले हैं। हाँ, मैंने भी सुना था। लेकिन जो केस उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बना, वो कोई बड़ा राजनीतिक घोटाला नहीं था। वो था उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र? इतने सारे गंभीर आरोपों के बीच ये तो काफी छोटा मामला लगता है। देखने में छोटा लगता है, लेकिन कानूनी तौर पर यह बहुत संगीन था। आरोप ये था कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए। 2? जी हाँ, 2। एक रामपुर नगरपालिका से और दूसरा लखनऊ से। दोनों में जन्म की तारीख अलग-अलग थी। अच्छा, पर ऐसा क्यों किया गया? ताकि उनकी उम्र कागजों पर इतनी बढ़ जाए कि वो 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ने की योग्य हो जाए, क्योंकि उस वक्त उनकी असल उम्र शायद 25 साल से कम थी। ओहो, तो ये चुनाव लड़ने के लिए की गई एक तरह की कागजी हेरफेर थी। बिल्कुल, और इसका अंजाम बहुत गंभीर हुआ। लंबी कानूनी लड़ाई चली और फिर अक्टूबर 2023 में रामपुर की एक अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। क्या फैसला आया? आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम, तीनों को दोषी करार दिया। तीनों को? हाँ, तीनों को, और 7-7 साल की सजा सुनाई गई। और यहीं से कह सकते हैं उनके राजनीतिक करियर पर सबसे बड़ा ग्रहण लग गया। 7 साल की सजा का मतलब सिर्फ जेल जाना तो नहीं होता। एक नेता के लिए इसके मायने तो और भी गहरे होते होंगे। बहुत गहरे। यहीं पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 काम करता है। अच्छा। ये कानून कहता है कि अगर किसी विधायक या सांसद को किसी भी आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता तुरंत रद्द हो जाएगी। तुरंत? हाँ, तुरंत। और वो सजा पूरी करने के बाद अगले 6 साल तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकता। बाप रे, मतलब इस एक सजा का असर सिर्फ जेल की दीवारों तक नहीं था, इसने उनके और उनके बेटे दोनों के राजनीतिक भविष्य पर लगभग 13 साल का बैन लगा दिया। आप सही समझे। तो दर्जनों मामलों के शोर में ये एक दस्तावेजी धोखाधड़ी का मामला उनके लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हुआ। तो ये तो हुआ फर्जी दस्तावेजों का मामला जो उनके परिवार से जुड़ा था, लेकिन आजम खान की राजनीति पर जो सबसे बड़ा दाग लगा वो तो जमीन से जुड़े मामलों को लेकर था। हाँ, रामपुर में उनकी पहचान जौहर यूनिवर्सिटी से है और ज्यादातर इल्जाम भी
उसी के आसपास के हैं। हाँ, ये मामलों की दूसरी और शायद सबसे बड़ी कैटेगरी है। आरोप ये लगे कि जब वो मंत्री थे तो उन्होंने अपने पद का, अपने रसूख का इस्तेमाल कर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीनें हड़पी। इसमें किस तरह के आरोप थे? इसमें सरकारी जमीन पर कब्जा करने से लेकर किसानों और आम लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीनें लिखवाने तक के इल्जाम शामिल हैं। इसका कोई ठोस उदाहरण है? क्योंकि जमीन हड़पने का आरोप तो बहुत आम होता है। एक मामला बहुत चर्चित रहा, जिसे यतीम खाना केस भी कहते हैं। आरोप ये था कि जौहर यूनिवर्सिटी के ठीक बगल में एक पुरानी रजिस्टर्ड संपत्ति थी। ये उन लोगों की थी जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे, तो नियमानुसार वो दुश्मन संपत्ति हो गई। अच्छा। इल्जाम ये लगा कि उस जमीन पर कब्जा किया गया और वहां दशकों से जो लोग रह रहे थे उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, ताकि वो जमीन यूनिवर्सिटी के कब्जे में आ सके। जी। अब इसमें सरकार का पक्ष ये है कि ये अवैध कब्जे के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई थी। और पीड़ितों का क्या कहना था? पीड़ितों का आरोप था कि उन्हें अपनी पुश्तैनी घरों से जबरदस्ती निकाला गया बिना किसी मुआवजे के। तो ये मामला सिर्फ जमीन के कागजों की लड़ाई नहीं है, इसमें एक मानवीय पहलू भी बहुत गहरा है। और ऐसे एक नहीं, दर्जनों मामले हैं जो अभी भी अदालतों में चल रहे हैं। ठीक है, तो दस्तावेजों की हेरफेर हो गई, जमीन के मामले हो गए। अब आते हैं उन केस पर जिनका जिक्र बार बार होता है, हेट स्पीच, भड़काऊ भाषण। हाँ, ये तीसरी बड़ी कैटेगरी है। ये मामले अक्सर चुनावी रैलियों के दौरान दिए गए भाषणों से जुड़े हैं। आरोप क्या थे इनमें? आरोप ये कि उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इन मामलों में क्या हुआ? क्या इनमें भी सजा हुई? यहाँ कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। अच्छा। हाँ, इन मामलों में जो नतीजे हैं वो मिले जुले रहे हैं। एक हेट स्पीच केस में, ये 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का मामला है, रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी और इसी वजह से उनकी विधायकी भी चली गई। तो फिर इसमें पेचीदा क्या है? पेचीदा ये है कि बाद में जब उन्होंने इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी तो उन्हें राहत मिल गई, वो बरी हो गए। ओह, तो फैसला पलट गया। हाँ, फैसला पलट गया और ये कानूनी प्रक्रिया की जटिलता को दिखाता है। हर आरोप साबित नहीं होता। निचली अदालत के फैसले अक्सर ऊपरी अदालतों में बदल जाते हैं, जहाँ सबूतों और दलीलों की दोबारा बारीकी से जांच होती है। मतलब कुछ में सजा हुई और कुछ में वो बरी भी हुए। बिल्कुल। इस पूरे कहानी में बार बार उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम आ रहा है। ऐसा लगता है कि उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं अपने बेटे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ही ज्यादा जुड़ी हुई हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जैसा हमने देखा, जिस केस में उन्हें सबसे बड़ी सजा हुई वो सीधे सीधे अब्दुल्ला आजम के चुनाव से जुड़ा था। इसके अलावा अब्दुल्ला पर 2 पासपोर्ट रखने का भी आरोप लगा, उसमें भी उन पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। इन सब मामलों का नतीजा ये हुआ कि उनकी विधायकी 2 बार रद्द हुई। 2 बार? मामला नहीं है। बेटे को राजनीति में लाने की कोशिश में जो कानूनी चूक हुई, उसी ने पूरे परिवार को सबसे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। बिल्कुल, ये इस कहानी का, कह सकते हैं, केंद्रीय विरोधाभास है। आजम खान पर सैकड़ों आरोप थे, ज्यादातर राजनीतिक थे, जमीन कब्जे के, सत्ता के दुरुपयोग के। हाँ। लेकिन जो मामला निर्णायक साबित हुआ वो पूरी तरह से गैर राजनीतिक और पारिवारिक था। ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी राजनीतिक बिसातें एक छोटी सी निजी गलती से पलट जाती हैं। तो आजम खान जेल में कितना वक्त रहे और अभी उनकी स्थिति क्या है? क्या वो जेल में हैं या बाहर? वो सीतापुर जेल में लगभग 23 महीने बन रहे थे। 23 महीने? हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद वो बाहर आए। लेकिन जैसा हमने बात की, अक्टूबर 2023 में जब जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में 7 साल की सजा हुई तो उन्हें और उनके परिवार को फिर से हिरासत में ले लिया गया। तो अगर आज की तारीख में देखें तो उनकी कानूनी हालत क्या है? सच कहूं तो ये एक खिचड़ी जैसी लगती है। खिचड़ी शब्द बिल्कुल सही है। स्थिति बेहद उलझी हुई है। कुछ मामलों में उन्हें जमानत मिली हुई है। अच्छा। कुछ में वो बरी हो चुके हैं। एक बड़े मामले में उन्हें 7 साल की सजा हो चुकी है, जिसके खिलाफ उनकी अपील ऊपरी अदालत में चल रही है, और दर्जनों मामले अभी भी ट्रायल स्टेज पर हैं। तो ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है। बहुत लंबी। ये कहना कि उनकी कानूनी परेशानियां खत्म हो गई हैं बिल्कुल गलत होगा। तो इन सब का उनके राजनीतिक करियर पे क्या असर पड़ा है? मतलब जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत तो साफ दिखती है। 7 साल की सजा के बाद वो अपने विधायक की सीट खो चुके हैं। और चुनाव लड़ने पर भी रोक है। कानूनी प्रावधानों के चलते जब तक ऊपरी अदालत से उन्हें सजा पर रोक नहीं मिलती, तब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते।
उनका वोट देने का अधिकार तक खत्म कर दिया गया था। जिसे बाद में अदालत ने बहाल किया। हाँ, वो बहाल हो गया। लेकिन रामपुर में जो उनका गढ़ माना जाता था, वहां उनकी राजनीतिक पकड़ कह सकते हैं कमजोर हुई है। और यहाँ वो दोनों पक्ष फिर सामने आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी आज भी यही कहती है कि ये सब आजम खान को खत्म करने की एक राजनीतिक साजिश है। उनका तर्क है कि अगर वो पार्टी बदल लेते तो उन पर कोई केस नहीं होता। और दूसरा पक्ष कहता है कि ये साजिश नहीं, न्याय है। उनका कहना है कि अदालतें सबूतों के आधार पर फैसले दे रही हैं और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो आगे क्या होगा? भविष्य की दिशा क्या दिखती है? देखिए, आज की स्थिति में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत भविष्य अब पूरी तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर टिका है। अगर उन्हें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाले मुख्य मामले में ऊपरी अदालतों से राहत मिल जाती है तो उनके लिए राजनीति में वापसी के रास्ते खुल सकते हैं। लेकिन अगर सजा बरकरार रहती है तो ये उनके शानदार राजनीतिक करियर पर एक बहुत लंबा विराम लगा सकता है। तो जब तक अंतिम फैसले नहीं आते तब तक उनकी स्थिति अनिश्चित ही बनी रहेगी। तो ये थी आजम खान से जुड़े कानूनी मामलों की कहानी। हमने देखा कि कैसे एक कद्दावर नेता 80 से ज्यादा मामलों के चक्रव्यूह में फंसा और सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि जमीन हड़पने और सत्ता के दुरुपयोग जैसे दर्जनों राजनीतिक आरोपों के बीच उन्हें जो सबसे बड़ी चोट पहुंची वो अपने बेटे को चुनाव लड़वाने की कोशिश में की गई एक दस्तावेजी गलती से पहुंची। हाँ, जिसमें उन्हें 7 साल की सजा हुई। बिल्कुल। और ये पूरी कहानी हम सबके सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। जब सत्ता बदलती है और किसी एक प्रभावशाली नेता पर इतने सारे मामले एक साथ खुल जाते हैं तो एक आम नागरिक के लिए ये तय करना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि इसमें कानून कितना है और राजनीति कितनी। सही बात है। इन मामलों में अदालतों के जो अंतिम फैसले आएंगे वो सिर्फ आजम खान और उनके परिवार का भविष्य तय नहीं करेंगे, बल्कि वो इस बहस के लिए भी एक मिसाल बनेंगे कि भारत में राजनीति, सत्ता और न्याय के बीच की जो बारीक रेखा है वो आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए।